कोल्ड एक्सप्लोरेशन टीम का अस्थायी कैंप अचानक उड़ने वाले खतरनाक जीवों के हमले का शिकार हो गया। अच्छी बात यह रही कि विक्रम समय पर वापस आ गया और उन उड़ने वाले जीवों को जल्दी ही खत्म कर दिया गया। लेकिन जब प्रोफेसर दीपक और उनकी टीम मलबा साफ कर रहे थे तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबको हिला दिया। एक माइन के गड्ढे में एक मगरमच्छ की लाश पड़ी थी। अर्जुन हैरान होकर बोला, ये कैसे हो सकता है? चमगादड़ और मगरमच्छ दोनों एक साथ कैंप पर हमला कैसे कर सकते हैं? विक्रम ने गहरी आवाज में कहा, चमगादड़ तो हवा में हमला करते हैं, फिर उन्होंने इतनी सारी माइन को कैसे ट्रिगर कर दिया? प्रोफेसर दीपक ने सिर हिलाया, इसका जवाब अभी मेरे पास भी नहीं है। और ये चमगादड़ मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने बड़े कभी नहीं देखे। आमतौर पर ये इंसानों पर हमला भी नहीं करते। तभी लाइब्रेरी टीम का सदस्य घबराते हुए बोला, ये जगह आखिर है क्या? अगर हम थोड़ी देर और लेट हो जाते तो शायद ली बिंग और अर्जुन जिंदा नहीं बचते। ये सुनकर विक्रम तुरंत आसपास का इलाका चेक करने निकल गया कि कहीं और कोई खतरा तो नहीं। तभी उसे एक और बड़ा झटका लगा। जिस गुफा के रास्ते से वो अंदर आए थे वो रास्ता अब पूरी तरह बर्फ से बंद हो चुका था। विक्रम ने तुरंत वायरलेस उठाया, मैं विक्रम बोल रहा हूँ, कोई जवाब दे रहा है? उधर से आवाज आई, हम सुन रहे हैं, क्या सभी लोग साथ में हैं? विक्रम बोला, हाँ, हमने अभी साइट क्लियर की है और अभी ली बिंग और अर्जुन को देख रहे हैं। उनकी हालत कैसी है? और स्नोबॉल? विक्रम ने जवाब दिया, घबराने की जरूरत नहीं, दोनों की जान को खतरा नहीं है, उनके जख्मों का इलाज कर दिया गया है और स्नोबॉल की हीलिंग बहुत तेज है, शायद वो कल तक पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अच्छा है, लेकिन अब एक बुरी खबर है। विक्रम बोला, जिस रास्ते से हम अंदर आए थे वो पूरी तरह बर्फ से बंद हो चुका है, अब यहाँ से वापस निकलना आसान नहीं होगा। उधर से जवाब आया, शायद माइन ब्लास्ट की वजह से ऊपर बर्फ खिसक गई होगी और उसी से एवलांच आ गया जिसने गुफा का रास्ता बंद कर दिया, इसलिए हमारा बाहर से संपर्क भी टूट गया है। विक्रम ने गंभीर होकर कहा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, यहाँ से खुदाई करके निकलना नामुमकिन है। अर्जुन ने सोचा और बोला, लेकिन वो विदेशी लोग, वो यहाँ अंदर कैसे आए? जरूर कोई और रास्ता होगा, शायद उनके पास उसका कोई सुराग हो। तभी विक्रम बोला, सही कहा, हमने अभी तक उनके बैग चेक ही नहीं किए। कैंप में वापस जाकर उन्होंने उन विदेशी लोगों के बैग खंगाले, उनके अंदर ज्यादातर जर्मन हथियार और उपकरण थे और एक हाथ से बनाई गई मैप नक्शा भी मिला, लेकिन उनकी पहचान से जुड़ी कोई भी चीज नहीं मिली। विक्रम ने कहा, सिर्फ हथियारों के आधार पर यह कहना कि वो जर्मन है सही नहीं होगा। प्रोफेसर दीपक ने नक्शे को ध्यान से देखा और बोले, ये शायद इस भूमिगत नदी का एक हिस्सा है, लेकिन बहुत छोटा हिस्सा। इस नक्शे का एंट्री पॉइंट उस जगह से काफी दूर है जहां हमने उस रहस्यमयी जीव जियाओ को देखा था और इस स्केल के हिसाब से ये दूरी कम से कम 60 किलोमीटर है। विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मतलब ये लोग हमसे काफी पहले यहाँ आ चुके थे? प्रोफेसर दीपक बोले, हाँ, ये नक्शा इतने कम समय में बनाना संभव नहीं है, मेरे हिसाब से ये लोग कम से कम 2 महीने से यहाँ अंदर थे। अर्जुन ने पूछा, आप इतना पक्का कैसे कह सकते हैं? प्रोफेसर दीपक बोले, इस नक्शे को देखो, एक यहाँ सिर्फ एक दिशा में ही 10 किलोमीटर की दूरी कवर की गई है, अगर इसमें उनके चलने का समय और माप लेने का समय जोड़ो तो इतना डिटेल मैप बनाने में कम से कम 1 महीना तो लगेगा। और ये जो कंटूर ऊंचाई वाला नक्शा है, इसे बनाना आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत ज्यादा डेटा चाहिए। प्रोफेसर दीपक ने नक्शे को ध्यान से देखते हुए कहा, ये नक्शा असली है, 5 लोगों ने मिलकर इसे बनाने में करीब 2 महीने का समय लगाया होगा। अर्जुन बोला, हाँ, सही कहा, इतने बड़े एरिया का मिलिट्री मैप आमतौर पर कंटूर ऊंचाई के हिसाब से बनाया जाता है, इतना बड़ा नक्शा 5 लोग 60 दिन में भी मुश्किल से पूरा कर पाते हैं। विक्रम ने कहा, अगर मेरे पास एक पूरी प्लाटून भी हो तो भी इसे बनाने में कम से कम 1 महीना लगेगा। लाइब्रेरी टीम का सदस्य बोला, तो फिर ये विदेशी लोग ये सब कैसे कर पाए? क्या इनके पास और भी लोग थे? प्रोफेसर दीपक ने जवाब दिया, बहुत संभव है, शायद गुफा के अंदर इनके और भी साथी मौजूद हैं और जो 5 लोग मारे गए वो सिर्फ उनकी एक सर्वे टीम थी। अर्जुन ने थोड़ा घबराकर पूछा, तो क्या वो लोग अभी भी जिंदा हो सकते हैं? अगर जिंदा हैं तो हमारे कैंप में हुए धमाके और फायरिंग की आवाज सुनकर यहाँ आ सकते हैं। विक्रम ने सोचते हुए कहा, हमने जिस जगह उन्हें मरा हुआ पाया वहाँ से अगर धमाके की आवाज का अंदाजा लगाएं तो ये करीब 10 किलोमीटर तक गई होगी। अगर वो जिंदा है तो जरूर जांच करने आएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी हमारे पास नहीं आया। इसका मतलब है अगर वो जिंदा भी है तो हमसे कम से कम 10 किलोमीटर दूर है। लाइब्रेरी ने नक्शे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लोकेशन, क्या यही उनकी एंट्री पॉइंट है? प्रोफेसर दीपक ने जवाब दिया, नक्शे के हिसाब से हाँ, यही जगह है। इकल। और विक्रम बोला, लेकिन ये जगह हमसे करीब 60 किलोमीटर दूर है, अगर ली बिंग और अर्जुन घायल न होते तो हम तेजी से चलते हुए 3 दिन में पहुंच सकते थे, लेकिन अब उनकी हालत को देखते हुए हमें वहां पहुंचने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। प्रोफेसर दीपक ने कहा, और ये भी जरूरी है कि रास्ते में कोई और खतरा न आए। आज जो मगरमच्छ और विशाल चमगादड़ों का हमला हुआ वो बिल्कुल असामान्य था और अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि हमला क्यों हुआ। विक्रम ने फैसला सुनाया, गुफा का एग्जिट बर्फ से बंद हो चुका है, इसलिए अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें उस एंट्री पॉइंट तक पहुंचना होगा और टीम से मिलना होगा। हो सकता है और भी रास्ते हों, लेकिन हमारे पास उन्हें ढूंढने का समय नहीं है। आखिरकार सबने फैसला किया कि जैसे ही ली बिंग और अर्जुन चलने लायक हो जाएंगे वे तुरंत निकल पड़ेंगे। 3 दिन बाद स्नोबॉल पूरी तरह ठीक हो चुका था और ली बिंग व अर्जुन भी अब धीरे धीरे चल सकते थे। विक्रम ने पूछा, पक्का चल पाओगे? चल। अर्जुन ने कहा, हाँ, धीरे धीरे सही, लेकिन चल सकते हैं, हम यहाँ और ज्यादा रुक नहीं सकते, खाना और सामान भी सीमित है। विक्रम ने कहा, ठीक है, सब लोग सामान उठाओ, निकलते हैं। उनकी चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, इसलिए चलते चलते शाम हो गई और तब जाकर वो उस जगह पहुंचे जहां विदेशी लोगों के शव मिले थे। तभी अचानक जमीन पर अनगिनत चींटियां उनकी तरफ बढ़ने लगी। ली बिंग और अर्जुन ने तुरंत बंदूक उठाई, लेकिन विक्रम ने उन्हें रोक दिया, रुको, फायर मत करो, अगर गोली चली तो वो विशाल अजगर फिर से यहाँ आ सकता है, मशाल जलाओ, मशाल, और इन चींटियों को भगाओ। सबने मशाल उठाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लाइब्रेरी डरते हुए बोला, अगर यहाँ इतनी बड़ी संख्या में चींटियां हैं तो इनके बिल कितने बड़े होंगे? वो बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक सामने की जमीन हिलने लगी और वहां से कुत्ते के आकार जितनी बड़ी चींटियों का झुंड बाहर आ गया। अर्जुन चौंक कर बोला, ये क्या? ये चींटियां तो राक्षस बन चुकी हैं। विक्रम चिल्लाया, अब कोई चारा नहीं है, जल्दी इनका काम तमाम करो और यहाँ से निकलो। सबने एक साथ जवाब दिया, जी समझ गए। कुनलुन पर्वतमाला पर सेना द्वारा भेजी गई एक वैज्ञानिक अभियान टीम एक हिमनद के नीचे बहने वाली नदी का सर्वेक्षण कर रही थी। तभी अचानक उनके ठीक सामने कुत्तों के आकार की चींटियों का एक झुंड दिखाई दिया। कैप्टन, अब हम क्या करें? अब कोई चारा नहीं है, हमें इन्हें जल्दी से खत्म करके यहाँ से निकलना होगा। ठीक है प्रोफेसर अजय, जाइए एक नमूना इकट्ठा कीजिए, फिर हम तुरंत यह जगह छोड़ देंगे। प्रोफेसर अजय अभी नमूना इकट्ठा करने ही वाले थे कि अचानक जमीन फट गई और उस दरार से बैल के आकार की एक चींटी बाहर निकल आई। कवरिंग फायर दो अभी। राघव, क्या यही वह भविष्य है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? क्या यही है? हाँ हाँ कैप्टन विक्रम, यही है। कितनी खतरनाक जगह है, जरा इस जगह को देखो, वह चीज जरा देखो, जरा सोचो, तुम्हारी फ्लोइंग लाइट ब्लेड। रोहित भी उसकी चमड़ी को काट नहीं पाई। अमित, क्या तुम ठीक हो? पार्टिकल राउंड्स पर स्विच करो। ठीक है, इस बार तो वह मर ही गया होगा, है ना? मर जाना चाहिए। जब लड़ाई खत्म हो गई तो विक्रम उस जगह पर गया जहां वह जीव गिरा था और उसने उसके बाहरी कवच का एक टुकड़ा उठा लिया। यह कवच इतना सख्त है कि एक फ्लोइंग लाइट ब्लेड भी इसे काट नहीं पाई। हमें इसे वापस ले जाना होगा ताकि चीफ साइंटिस्ट इसका विश्लेषण कर सके। कैप्टन, हमारा अगला कदम क्या होगा? सबसे पहले चींटियों के नमूने इकट्ठा करो, खासकर उस विशालकाय चींटी के बचे हुए अवशेष। प्रोफेसर अजय, अपने कैमरे से पास के माहौल को रिकॉर्ड करो और अपने वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल करके लड़ाई का पूरा ब्यौरा दो। जल्दी करो, हमें नहीं पता कि यहाँ और भी कोई खतरा छिपा है या नहीं, इसलिए
इसलिए हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। ठीक है अमित, सुनील, तुम दोनों कैसे हो? हम ठीक हैं। अच्छा, अभी हुई लड़ाई की वजह से हमारे घाव थोड़े फिर से खुल गए थे, लेकिन करण ने उन पर दोबारा पट्टी बांध दी है। कोई गंभीर बात नहीं है। ठीक उसी समय नदी की सतह पर एक जानी पहचानी सी आवाज गूंजी, सब लोग कवर लो जल्दी। उसी पर 29 मीटर लंबा एक विशालकाय अजगर धीरे धीरे पानी के ऊपर से सरकता हुआ गुजरा। चलो राहत मिली। ये है वह विशाल अजगर जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। यह तो पक्का एक ज्याओ है। अपनी आवाजें धीमी रखो। हर कोई अपने सामने हो रहे इस नजारे को देखकर हैरान रह गया। उनका एक पूरा ग्रुप जम सा गया था। किसी की भी हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। विक्रम ने ज्याओ की विनाशकारी शक्ति को अपनी आंखों से देखा था और वह जानता था कि अगर उसकी टीम का सामना इससे हो गया तो जान माल का नुकसान होना तय है। आधे घंटे बाद जब वह विशाल अजगर रेंगते हुए बहुत दूर निकल गया, तब जाकर ग्रुप ने आखिरकार अपने हथियार निकाले। कैप्टन, वह पक्का एक ज्याओ ही था। हाँ बिल्कुल, उन पौराणिक जीवों में से एक। क्या ज्याओ वह पौराणिक प्रजाति नहीं है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक असली ड्रैगन में बदल सकती है? हाँ भी और नहीं भी। तकनीकी तौर पर एक ज्याओ एक तरह का ड्रैगन होता है। पुराने जमाने में असली ड्रैगन जिन्होंने पूरी तरह से ड्रैगन का रूप पा लिया था, आमतौर पर स्वर्ग में रहते थे। हालांकि वे पानी में उतर सकते थे, लेकिन वे वहां हमेशा के लिए नहीं रहते थे, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी पानी के अंदर ही बिताते हैं। मुझे हैरानी है कि क्या तुमने कभी इस बात पर गौर किया है, कुछ पुराने पुलों के नीचे तुम्हें अक्सर एक तलवार लटकी हुई मिलेगी। वह एक सुरक्षा उपाय है ताकि ज्याओ अपने प्रवास के दौरान पत्थर के पुल को तोड़ न दे। प्रवास से तुम्हारा क्या मतलब है? इसका मतलब है वह पल जब वह नदी से तैरकर विशाल समुद्र में जाता है। उस पूरी प्रक्रिया को प्रवास कहा जाता है। क्या यह सच है कि आज भी वे सिर्फ कहानियों का हिस्सा है कि उनके बारे में कोई ठोस डेटा या जानकारी उपलब्ध नहीं है? हाँ यह सच है। उनकी विनाशकारी शक्ति बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम सभी ने थोड़ी देर पहले उन जीवों के झुंड से जबरदस्त लड़ाई लड़ी है। हर कोई थक चुका है और चोटों से जूझ रहा है। चलो बस थोड़ी देर और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम इस इलाके को पार कर लेंगे, हम अपने टेंट लगाएंगे और थोड़ा आराम करेंगे। एक बार जब कैंप साइट लग गई और सुरक्षित हो गई तो सब लोग आराम से बैठ गए। अमित, सुनील और विक्रम को छोड़कर जिन्हें कई चोटें आई थी, बाकी ग्रुप के लोग ज्यादातर सुरक्षित बच गए थे। जरा स्नोबॉल को देखो, आज उसने सच में इंसानों जैसी जबरदस्त समझदारी दिखाई। अब से जब भी कोई खतरा पास आएगा, वह हमारे लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करेगा। जब उसने उस जियाओ ड्रैगन को देखा तो उसे जरूर यह समझ आ गया होगा कि हम उससे सीधे सीधे लड़ नहीं सकते, इसीलिए वह हमारे साथ वहीं रुका रहा, चुपचाप दुबका रहा और कोई आवाज नहीं की। हाँ बिल्कुल सही। शुरू में तो मुझे सच में चिंता हो रही थी कि कहीं वह भौंकना शुरू न कर दे और हमारी जगह न बता दे। स्नोबॉल सच में लगभग डरावनी हद तक होशियार है। अच्छा, जिस पल से हमें ज्वेक्यू मिला है, वह हर कदम पर हमारी मदद करता आया है। अगर वह न होता तो शायद हमने बहुत पहले ही अपनी जान गंवा दी होती। वह हमारा टीममेट है और हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। यह कहकर विक्रम खड़ा हो गया और बाहर जाकर पहरा देने की तैयारी करने लगा। कैप्टन मत जाओ, अभी हम सब में सबसे कम चोटें मुझे ही आई हैं। तुम लोगों को कैंप में ही रुकना चाहिए। मुझे जाने दो, तुम टेंट में ही रहो और सर्विलांस फीड्स पर नजर रखो। बस मॉनिटरिंग का काम करो। वैसे भी मेरी निशानेबाजी तुमसे बेहतर है। ठीक है, लगता है कि अब तुम सच में एक पेशेवर सैनिक बन गए हो। मैं अब एक पेशेवर सैनिक हूं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे कोई मिशन सौंपो। हम बाकी लोगों को अभी तक मौका भी नहीं मिला है और यहाँ तुम लाइन तोड़कर आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो। राघव मजाक में बोला। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कैप्टन, क्या तुम उसे जाने दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, रिपोर्ट। मैं कैंप से लगभग 200 मीटर दूर पहरा दे रहा हूँ। ओवर। ठीक है, सावधान रहना। समझ गया। बस इसी तरह उन्होंने वह रात सुरक्षित रूप से गुजार ली। अगली सुबह उन्होंने अपने सामान की जांच की और आगे बढ़ने की तैयारी की। कैप्टन विक्रम, कल की लड़ाई के बाद हमारा सामान लगभग 1/3 कम हो गया है। इन हालात में यह सामान्य है। चलो जल्दी से मुख्य टुकड़ी से मिलते हैं। अपना सारा सामान पैक करके तैयार होने के बाद वह टोली अपने नक्शे पर दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ चली। खुशकिस्मती से रास्ते में उन्हें कोई भी अजीब घटना देखने को नहीं मिली। वे इसी तरह 2 दिनों तक चलते रहे, जब तक कि एक छोटे से आराम के दौरान प्रोफेसर अजय की नजर अचानक चट्टानों के एक झुंड पर जाकर टिक गई। कैप्टन, यहाँ आओ जल्दी। बीच रास्ते में आराम करते समय प्रोफेसर विक्रम एक पत्थर को घूर रहे थे, जैसे उन्हें कुछ अजीब दिखाई दिया हो। कैप्टन जल्दी यहाँ आओ। इस पत्थर पर ये क्या बना हुआ है? ये कोई साधारण चित्र नहीं है, इसे पैटर्न कहते हैं। देखने में ये ताउटीय पैटर्न जैसा लग रहा है। 38, ये पैटर्न तो शायद पश्चिमी झों काल का है। अभी ये मत सोचो कि ये क्या है। तुम कह रहे हो कि ये इंसानों ने बनाया है? हाँ, ये निश्चित रूप से इंसानों द्वारा बनाया गया है। बस ये नहीं पता कि ये हाल ही में उकेरा गया है या प्राचीन समय का है। इसके लिए समय लेकर रिसर्च करनी होगी। प्रोफेसर विक्रम, यहाँ भी पत्थर पर कुछ बना हुआ है, आप लोग जल्दी आओ। प्रोफेसर विक्रम ने शौर्य की आवाज सुनी और तुरंत वहां पहुंचे। शौर्य ने एक पत्थर खोजा जिस पर 4 साफ गड्ढे बने हुए थे। यहाँ कभी कोई संरचना जरूर रही होगी। ये छोटे गड्ढे किसी चीज को स्थिर और जोड़ने के लिए बनाए गए होंगे, कुछ वैसा ही जैसे खंभों को जोड़ने का तरीका होता है। अभी जो ताउटीय पैटर्न मिला था वो शायद किसी पत्थर के खंभे का हिस्सा रहा होगा और ये संभवतः दरवाजे का खंभा है। ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो सिर्फ इतने ही पत्थर क्यों हैं? देखो, ये खंभा तो लगभग जमीन में दब चुका है, लेकिन वो पत्थर की मेज अभी भी आधी बाहर है। ये सही नहीं लग रहा। यहाँ असल में क्या हुआ था ये मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन पैटर्न को देखकर लगता है कि ये पश्चिमी झों काल से भी पहले का हो सकता है। सोचा नहीं था कि यहाँ ऐसे प्राचीन अवशेष मिलेंगे। क्यों ना इन्हें निकालकर अच्छे से देखा जाए? अभी खुदाई मत करो, ये समय इसके लिए सही नहीं है। हमें पहले बाहर की दुनिया से संपर्क करना होगा। हम अभी इस जगह को मार्क कर लेते हैं और बाद में वापस आकर सही से जांच करेंगे। बाकी सभी लोग अर्जुन की बात से सहमत हुए। बाहर से संपर्क करना सबसे जरूरी था। अभी पुरातत्व का समय नहीं था। प्रोफेसर विक्रम ने कुछ देर तक उन पत्थरों और पत्थर की मेज को देखा और फिर सब आराम के बाद आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलते ही रास्ते में उन्हें 5 कंकाल दिखाई दिए। सब तुरंत जांच के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पाया कि सभी की मौत गोलियों से हुई थी, किसी जानवर के हमले से नहीं, और उनके शरीर पर बिजली के झटके के निशान भी थे। कैप्टन, ये गोलियां हमारे देश की नहीं लगती, ये तांबे की बनी हैं, जबकि हमारे यहाँ स्टील की गोलियां इस्तेमाल होती हैं। ये 5 लोग शायद पिछली वैज्ञानिक टीम के सदस्य हैं। वे 6 साल पहले लापता हुए थे। सोचा नहीं था कि उन्हें इस तरह मार दिया गया होगा। प्रोफेसर झा ने उनकी तस्वीरें ली और फिर एक गड्ढा खोदकर उन्हें दफना दिया। जब हम बाहर से संपर्क कर लेंगे तब इन वीरों को वापस घर ले जाएंगे। सब मेरी गलती है। पिछली बार मैं इन्हें ढूंढ नहीं पाया। अगर मैं थोड़ा और कोशिश करता तो शायद ये आज जिंदा होते। अब ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं है। हमें उनके कंकाल मिल गए, यही बहुत बड़ी बात है। अब असली सवाल ये है
कि उन्हें किसने मारा और क्यों मारा। यही सोचो, गोलियां तांबे की हैं। साफ है कि ये हमारे देश की नहीं है। घाव और गोली के निशान देखकर लगता है कि इन्हें पीछे से मारा गया और इनके कंकाल की स्थिति से पता चलता है कि ये घुटनों के बल थे, यानी इन्हें पकड़कर पीछे से गोली मारी गई। क्या ये वही विदेशी लोग हो सकते हैं जिनसे हम मिले थे? ये 6 साल पहले मरे थे और अब कंकाल बन चुके हैं, यानी इन्हें उसी समय मारा गया था। वो विदेशी लोग इतने समय तक यहाँ नहीं रह सकते। हो सकता है संगठन वही हो, लेकिन लोग अलग हो। ये जगह बहुत खतरनाक है। वो विदेशी भी एक पल में मारे गए थे। इतना तो तय है कि उन्हें विदेशियों ने ही मारा है, गोलियां हमारी नहीं है। अगर वे फिर से मिले तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। शाम हो चुकी थी, इसलिए सबने वहीं रुककर आराम करने का फैसला किया और अगले दिन आगे बढ़ने की योजना बनाई। अचानक स्नोबॉल जोर से भौंकते हुए भागा और प्रोफेसर झा बाहर पेड़ पर निगरानी कर रहे थे। राघव, बाहर कुछ अजीब दिख रहा है। क्या स्नोबॉल तुम्हारी तरफ गया? नहीं, यहाँ सब ठीक है। वो नदी की तरफ गया है। नदी की तरफ? राघव, तुम निगरानी जारी रखो, मैं जाकर देखता हूँ। तुम लोग कैंप संभालो, मैं भी चलूंगा। दोनों धीरे धीरे नदी के पास पहुंचे और एक पत्थर के पीछे छिप गए। उन्होंने देखा कि स्नोबॉल जमीन के नीचे बहती नदी की ओर देख रहा था। शांत रहो, पहले देखते हैं क्या हो रहा है। तभी अचानक अर्जुन और शौर्य की पीठ पर किसी ने हाथ रखा। अर्जुन ने तुरंत पिस्तौल निकालकर पीछे घुमाया और देखा कि उनके साथी ही थे। तुम लोग यहाँ क्यों आए? ये जगह खतरनाक है। सबने बताया कि वे चिंता के कारण पीछे आ गए थे। अर्जुन ने उन्हें चुप कराया और आगे देखने का इशारा किया। सबने जब सामने देखा तो एक विशाल जियाओ खड़ा था, जिसे देखकर सब डर गए। शायद उनकी हलचल से जियाओ ने उन्हें देख लिया और जोर से गरजा। ऐसा लग रहा था कि वह हमला करने वाला है। तभी स्नोबॉल उसके सामने आकर खड़ा हो गया और भौंकने लगा। एक तरफ जियाओ और दूसरी तरफ स्नोबॉल, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अजीब है, ऐसा लग रहा है जैसे ये एक दूसरे को जानते हो। जियाओ स्नोबॉल पर हमला नहीं कर रहा। तभी अचानक गोलियों की बौछार जियाओ पर होने लगी। सबने उस दिशा में देखा जहाँ से रोशनी आ रही थी और पाया कि एक रबर की नाव तेजी से उनकी ओर आ रही थी। जियाओ स्नोबॉल के सामने खड़ा हो गया और गोलियों को रोकने लगा। मुझे लगता है जियाओ और स्नोबॉल एक दूसरे को जानते हैं। देखो, वो उसे बचा रहा है। ये भारी मशीन गन है, जरूर वही विदेशी लोग हैं। उन्होंने अपने हथियार यहाँ कैसे लाए? ये हरामखोर। कैप्टन, हमें अभी जाकर बदला लेना चाहिए। तुमने जियाओ की ताकत देखी है, अगर उसने हमें दुश्मन समझ लिया तो समस्या हो जाएगी। अभी और निरीक्षण करते हैं। खरे तभी स्नोबॉल भागकर उनके पास आ गया। शौर्य ने उसे तुरंत उठा लिया। अर्जुन ने सिर उठाकर देखा तो जियाओ गायब हो चुका था, लेकिन नाव में बैठे विदेशी अभी भी पानी पर लगातार गोलियां चला रहे थे। स्टॉप स्टॉप! उसी समय विशाल अजगर उनके सामने आ गया। ओह माय गॉड, फायर फायर! एक कहानी जो सामने से सीधी लग रही थी अब इतना खतरनाक मोड़ ले चुकी है कि हर कदम मौत के करीब ले जा रहा है। आखिर आगे क्या होने वाला है? क्या विक्रम और उसकी टीम इस रहस्यमयी जगह से जिंदा निकल पाएगी, या फिर ये भी उन लोगों की तरह गायब हो जाएंगे जिनका कोई नामो निशान नहीं मिला? क्या जियाओ सच में उनका दुश्मन है, या कोई और बड़ी ताकत पर्दे के पीछे छिपी है? और वो सबसे बड़ा रहस्य, आखिर शंभाला कहाँ गया? क्या शंभाला सच में मौजूद है या सिर्फ एक भ्रम है? अगर है तो अब तक किसी को मिला क्यों नहीं? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या इस मिशन का असली सच अभी तक उनसे छुपाया जा रहा है? अगर तुम भी जानना चाहते हो आगे क्या होने वाला है तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखना। पार्ट 5 आप सभी के लिए एक और बड़ी गुड न्यूज। जैसे ही ये कहानी खत्म होगी हम वापस लेकर आ रहे हैं ज़ॉम्बी सर्वाइवर। तो सब तैयार रहना, क्योंकि इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत जल्द ज़ॉम्बी सर्वाइवर वापस आने वाला है।